हेलो स्टूडेंट्स और बीए फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स पेपर फर्स्ट में आज हमारा टॉपिक है डेफिनेशंस ऑफ डिमांड यानी कि मांग की परिभाषाएं। इसमें सुनिए, अर्थशास्त्र के दूसरे शब्दों की भांति मांग शब्द को भी अर्थशास्त्रियों ने भिन्न भिन्न अर्थों में परिभाषित किया है। इसकी विशेष रूप से उल्लेखनीय परिभाषाओं की हम अध्ययन कर सकते हैं। जैसे पहली है पेंशन के अकॉर्डिंग। डिमांड इम्प्लाइज थ्री थिंग्स: डिज़ायर टू पासेस ए थिंग, मीन्स फॉर परचेजिंग इट, एंड विलिंगनेस टू यूज़ दोज मीन्स फॉर परचेजिंग इट। यानी कि पेंशन के शब्दों में मांग केवल एक प्रभावपूर्ण इच्छा है। इसमें तीन बातें सम्मिलित होती हैं: किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, नंबर सेकंड उसे क्रय करने के साधन, थर्ड इन साधनों को वस्तु खरीदने के लिए प्रयोग करने की तत्परता। अब इसकी आलोचना आती है, यह परिभाषा उचित नहीं है क्योंकि मांग और आवश्यकता दोनों का एक ही अर्थ लगाया गया है। केवल उसी आवश्यकता को हम मांग कहते हैं जो पूरी की जाती है। इसके अतिरिक्त मांग सदा ही मूल्य और समय के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। नंबर सेकंड मिल के अकॉर्डिंग। वी मस्ट मीन्स बाय द वर्ड्स डिमांड द क्वांटिटी डिमांड एंड रिमेंबर दैट दिस इज नॉट ए फिक्स्ड ए क्वांटिटी बट इन जनरल वेरीज अकॉर्डिंग टू वैल्यू। यानी कि प्रोफेसर मिल के शब्दों में मांग का अभिप्राय किसी वस्तु की उस मात्रा से है जो एक निश्चित मूल्य पर खरीदी जाती है। इस अर्थ में मांग सदा मूल्य से संबंधित होती है। अगले आती हैं वाग के अकॉर्डिंग। द डिमांड फॉर एनी कमोडिटी इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी दैट विल बी परचेज्ड एट द प्राइस। यानी कि वाक के अनुसार किसी वस्तु की मांग उसकी कीमत और उस मात्रा का संबंध होती है जो कीमत विशेष पर खरीदी जाएगी। इसकी आलोचना है, यद्यपि मांग की ये परिभाषाएं पेंशन द्वारा दी गई मांग की परिभाषा से श्रेष्ठ है क्योंकि इनमें मांग को कीमत के संदर्भ में परिभाषित किया गया है, परंतु जब तक मांग कीमत और समय के संदर्भ में नहीं बताई जाती, अर्थशास्त्र में उसका कोई महत्व नहीं होता। उपरोक्त वर्ग की परिभाषाओं में दोष यह है कि उनमें मांग को समय से संबंधित नहीं किया गया है। नंबर 4 आता है बेनहम के शब्दों में। इसकी परिभाषा है, सुनिए। किसी दिए हुए मूल्य पर वस्तु की मांग उस परिमाण को कहते हैं जो उस मूल्य पर एक निश्चित समय में क्रय की जाती है। अगले हैं मेसर्स के अनुसार। सुनिए, किसी वस्तु की मांग उन मात्राओं की सारणी होती है जिन्हें क्रेता समय विशेष पर सभी संभव मूल्यों पर खरीदने को तैयार रहता है। इस वर्ग की परिभाषा अधिक स्पष्ट व तार्किक है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि मांग के अंतर्गत 5 तत्व होते हैं। नंबर फर्स्ट, किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा। नंबर सेकंड, उसे क्रय कर सकने के साधन। नंबर थर्ड, साधनों को व्यय करने की तत्परता। नंबर फोर्थ, वस्तु की इच्छा का कीमत विशेष से संबंधित होना। नंबर फिफ्थ, मांग का संबंध किसी विशेष समय से होना। अतः सरल एवं स्पष्ट शब्दों में यह कहा जा सकता है कि मांग का आशय एक वस्तु या सेवा की वह मात्रा है जिसे उपभोक्ता एक बाजार में एक दिए हुए समय में एवं दी हुई कीमत पर खरीदना चाहते हैं। उदाहरण, मांग को समझने के लिए निम्न 3 उदाहरणों को समझना आवश्यक है। फर्स्ट है, आलू की मांग 10 क्विंटल है।
सेकंड, आलू की मांग 5 रुपये प्रति किलो पर 10 क्विंटल है। थर्ड, आलू की मांग 5 रुपये प्रति किलो पर रीवा में प्रतिदिन 10 क्विंटल है। उपयुक्त तीनों उदाहरणों में तीसरा उदाहरण ही उपयुक्त एवं पूरा है, क्योंकि इसमें वस्तु की मात्रा, कीमत व समय अवधि तीनों का ही उल्लेख है। अब आता है डिस्टिंक्शन बिटवीन डिमांड एंड वांट्स, मांग तथा आवश्यकता में अंतर। जब आवश्यकता को किसी मूल्य पर व समय के साथ जोड़ दिया जाता है तब वह आवश्यकता मांग में बदल जाती है। संक्षेप में मांग और आवश्यकता में निम्नलिखित अंतर पाया जाता है। इधर रखा है लेफ्ट साइड में आवश्यकता वांट्स, इधर रखिए मांग यानी कि डिमांड। तो पहले मैं आवश्यकता का एक पॉइंट बोलूँगा, फिर एक मांग का। तो नंबर 1 आवश्यकता का है, इच्छा से आवश्यकता का जन्म होता है। जब तक इच्छा नहीं होगी तब तक आवश्यकता भी नहीं होगी। नंबर 1 इधर मांग में है, आवश्यकता से मांग बनती है। नंबर 2 आवश्यकता मूल्य निरपेक्ष होती है, अर्थात इसका मूल्य से कोई वास्ता नहीं होता। इधर मांग में मांग मूल्य सापेक्ष होती है, अर्थात मांग मूल्य पर निर्भर करती है। नंबर 3 आवश्यकता की प्रकृति लगभग स्थायी होती है। इधर मांग परिवर्तनशील होती है, अर्थात मूल्य व समय के बदलने पर मांग भी बदलती रहती है। अब आता है डिमांड फंक्शंस और फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, यानी कि मांग फलन या मांग को प्रभावित करने वाले तत्व। मांग फलन से आशय इस बात का पता लगाना होता है कि कौन कौन से तत्व मांग को निर्धारित करते हैं। प्रोफेसर बार्टसन के अनुसार किसी बाजार में एक निश्चित समय पर किसी वस्तु का मांग फलन उस वस्तु की खरीदी जा सकने वाली विभिन्न मात्राओं तथा उन मात्राओं को निर्धारित करने वाले तत्वों के बीच के संबंध को व्यक्त करता है। मान लीजिए मांग को प्रभावित करने वाले प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है प्राइस ऑफ द कमोडिटी यानी कि PX, इसको बोलते हैं वस्तु की अपनी कीमत। नंबर 2 प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स ब्रैकेट में PR यानी कि संबंधित वस्तुओं की कीमतें। नंबर 3 इनकम ऑफ द कंज्यूमर यानी कि बाई, इसको बोलते हैं उपभोक्ता की आय। नंबर 4 टेस्टेस एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता की रुचियाँ एवं प्राथमिकताएँ। नंबर 5 एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्राइस चेंज ऑफ द कमोडिटी ब्रैकेट में E यानी कि कीमत परिवर्तन की संभावनाएं। इन तत्वों के अतिरिक्त बाजार मांग पर 2 अन्य तत्वों पर प्रकाश का प्रभाव पड़ता है। नंबर 6 है यानी कि साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन P ब्रैकेट में P है। फिर नंबर 7 है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम यानी कि बाई D, इसको बोलते हैं आय का वितरण। उपयुक्त सभी घटकों या तत्वों को मिलाकर मांग फलन तैयार किया जाता है, जिसका समीकरण निम्न प्रकार होगा। ये समीकरण है, सुनिए। dx बराबर ब्रैकेट में px, PR, बाई, t, e, p, बाई d ब्रैकेट में। यहाँ dx बराबर x के लिए मांग, px बराबर x वस्तु की कीमत, PR बराबर संबंधित वस्तुओं की कीमत, बाई बराबर वस्तु के लिए बाजार में सभी उपभोक्ताओं की आय, T बराबर उपभोक्ताओं की रुचियाँ, E बराबर उपभोक्ताओं की संभावनाएं या आशाएं, P बराबर जनसंख्या का आकार और रचना, बाई D बराबर आय का वितरण। मांग फलन के अध्ययन से स्पष्ट है कि बाजार में किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित घटक होते हैं। अब नंबर 1 है प्राइस ऑफ द कमोडिटी यानी कि वस्तु की कीमत। इसमें सुनिए, किसी वस्तु की मांग उसकी कीमत पर निर्भर करती है। वस्तु की कीमत में और वस्तु की मांग में विपरीत संबंध होता है, अर्थात वस्तु की कीमत में वृद्धि के साथ वस्तु की मांग कम हो जाती है। मांग रेखा का ढाल ऋणात्मक होता है, जिसका अर्थ है
यदि कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है और कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है। इसी तथ्य को रेखा चित्र द्वारा दर्शाया गया है। इस चित्र एक में वस्तु की कीमत के OP से OP2 यानी कि इस OP से OP2 OP से OP2 हो गया। कम होने पर मांग OQ से बढ़कर OQ रखा है ने OQ से बढ़कर OQ2 हो गई है। ये OQ है, इससे बढ़ गया OQ2, OP से घट गया है OP2 हो गई है। और कीमत बढ़कर OP से OP1 होने पर मांग OQ से कम होकर OQ1 हो गई है। यह तथ्य इस सत्यता को बताता है कि वस्तु की कीमतें तथा इसकी मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध हैं। अब नंबर 2 आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज़, यानी कि बोलते हैं संबंधित वस्तुओं की कीमतें। संबंधित वस्तुएं 2 प्रकार की होती हैं। नंबर A सब्स्टिट्यूट्स गुड्स, यानी कि स्थानापन्न या प्रतियोगी वस्तुएं, और नंबर B है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो पहले यानी सब्स्टिट्यूट्स गुड्स के बारे में सुनिए। ये वे वस्तुएं हैं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त हो सकती हैं, जैसे चाय और कॉफ़ी। इन वस्तुओं के संबंध में मांग में परिवर्तन इस प्रकार होता है कि यदि एक वस्तु चाय की कीमत बढ़ जाए और दूसरी स्थानापन्न वस्तु कॉफ़ी की कीमत समान रहे तो उपभोक्ता पहली वस्तु की मांग कम कर देंगे और दूसरी स्थानापन्न वस्तु की मांग बढ़ा देंगे। नंबर B है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। किसी एक आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए यदि दोनों वस्तुओं की मांग संयुक्त रूप से में की जाती है तो पूरक वस्तुएं कहलाती हैं। जहाँ तक पूरक वस्तुओं का संबंध है, किसी एक वस्तु डबल रोटी के मूल्य बढ़ जाने पर दूसरी पूरक वस्तु मक्खन की मांग स्वतः कम हो जाती है। अन्य शब्दों में पूरक वस्तुओं के मूल्य और मांगी गई मात्रा का उल्टा संबंध होता है। जैसे इस चित्र में चित्र A में कॉफ़ी की कीमत OP से बढ़कर, कॉफ़ी की कीमत है जिसमें OP से बढ़कर OP1 होने पर, OP से बढ़कर OP1 हो गया। OP1 होने पर चाय की मांग OQ से बढ़कर OQ1 हो गई है। चित्र B में डबल रोटी की कीमत OP से OP1 बढ़ने की मांग पर मक्खन की मांग OQ से कम होकर OQ1 हो गई है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।